तो आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हिडन मिस्ट एकेडमी के ग्रेजुएशन एग्जाम में 100 से भी ज्यादा अपने क्लासमेट को मारकर सबको चौंका दिया था और जो कि डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट के नाम से फेमस था। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं ज़ाबुज़ा मोमोची के बारे में। तो बहुत से लोग ज़ाबुज़ा को बहुत कमजोर मानते हैं और इसकी वजह यह है कि क्योंकि ज़ाबुज़ा को इस सीरीज में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिससे कि हमें इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया और यही वजह है कि ज़ाबुज़ा को इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ज़ाबुज़ा असल में कितना ज्यादा पावरफुल था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमेट्रिक्स पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ाबुज़ा मोमोची के बारे में। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नारुतो सीरीज में हमें ज़ाबुज़ा बहुत कम देखने को मिला है। सिर्फ 4 वॉल्यूम्स हैं जिनमें ज़ाबुज़ा दिखा है और इनमें भी उसकी एक्चुअल फाइट सिर्फ एक वॉल्यूम में देखने को मिली है। और अगर बात करें वॉल्यूम 3 और 4 की, तो मेनली फोकस्ड है उस फाइट पर जो कि ग्रेट नारुतो ब्रिज पर हुई थी, जिसमें ज्यादातर हमें नारुतो और सास्के हाकू के अगेंस्ट फाइट करते दिखते हैं। और भले ही ज़ाबुज़ा यहाँ पर भी ककाशी से फाइट करता है जो कि हमें बीच बीच में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर ज़ाबुज़ा कुछ अलग नहीं कर रहा था, वो वही सारी चीजें कर रहा था जो कि उसने टीम 7 से हुई अपनी फर्स्ट फाइट में किया था। और अगर बात करें वॉल्यूम 55 की, जिसमें काबूटो ज़ाबुज़ा को रीएनिमेशन जुत्सु से रिवाइव करता है, तो यहाँ पर ज़ाबुज़ा बहुत जल्दी सील कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर भी हमें उसकी बहुत कम फाइट देखने को मिलती है। तो इसलिए सिर्फ वॉल्यूम 2 ही है जिसमें ज़ाबुज़ा की ज्यादातर फाइट है। तो इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम 2 में हुई ककाशी और ज़ाबुज़ा की फाइट के बारे में। तो इस फाइट के दौरान ज़ाबुज़ा काफी अमेजिंग तरीके से फाइट कर रहा था और अगर नारुतो और सास्के ने इंटरफियर ना किया होता तो ज़ाबुज़ा ने ककाशी को हरा भी दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि ककाशी को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि ये ककाशी काफी वीक है अगर हम इसे कंपेयर करें उस ककाशी से जो कि हमें सीरीज में आगे देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी ज़ाबुज़ा ने जिस तरीके से तुरंत और बिना ज्यादा डिफिकल्टी के ककाशी को वाटर प्रिजन में ट्रैप किया था, वो काबिले तारीफ है। तो इसके बाद जब ककाशी वाटर प्रिजन से छूट जाता है तब ये फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होने का मेन कारण शोरिंगन था, जिसकी पावर से ज़ाबुज़ा शॉक्ड था और इस फाइट में वो आगे घबराने लगा था क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और इसी के साथ वो गेंजुत्सु में भी ट्रैप हो जाता है, जिससे कि वो हार जाता है। तो यहाँ पर ज़ाबुज़ा की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ज़ाबुज़ा बहुत पावरफुल था, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ककाशी से फाइट करना कोई आसान बात नहीं है। और हम सभी को पता है कि जब सिनाडे को ढूंढा जा रहा था तब जिराया ने भी कहा था कि ककाशी होकागे बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इस सीरीज में आगे ककाशी होकागे बनते भी हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ज़ाबुज़ा जोनिन लेवल के बिल्कुल टॉप पर तो था ही। और इस फाइट के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ज़ाबुज़ा बहुत पावरफुल था, जैसे कि वो स्टोरी जिसमें कि हमें बताया जाता है कि हिडन मिस्ट एकेडमी के एक ग्रेजुएशन एग्जाम में ज़ाबुज़ा ने अपने सभी क्लासमेट को मार दिया था। उसने 100 से भी ज्यादा गेनिन को बिना किसी रीजन के मारा था और उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी, उसे सिर्फ एक को ही मारने की जरूरत थी, लेकिन उसने फिर भी ये किया सिर्फ फन के लिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि ज़ाबुज़ा के अंदर कितना पोटेंशियल था। और एक और एग्जांपल जो कि हमें शिपुडेन सीरीज में देखने को मिलता है, जब सास्के 5 कागेस पर अटैक करता है तब चोजीरो जो कि आगे चल के म्यूजिकागे बनता है, वो सास्के से फाइट करने में घबराता है और इसका सिर्फ एक रीजन ये था कि क्योंकि सास्के उस टीम का पार्ट था जिसने ज़ाबुज़ा को हराया था और सिर्फ इसलिए वो सास्के से फाइट करने से घबरा रहा था, जिससे कि हमें साफ तौर पे ये पता चलता है कि ज़ाबुज़ा कितना ज़्यादा पावरफुल रहा होगा कि लोग सिर्फ उसके नाम से ही डर जाते थे। और ज़ाबुज़ा की पावर को लेकर इस सीरीज में जो लास्ट स्टेटमेंट दी गई थी वो ये थी कि ज़ाबुज़ा 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट की सबसे पावरफुल जनरेशन से बिलोंग करता था, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन का मेंबर बनने के लिए आपको विलेज के सबसे स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन में से एक होना होगा और शायद ही आपको पता होगा कि ज़ाबुज़ा उस ग्रुप के सबसे पावरफुल मेंबर में से एक था। तो अब बात करते हैं ज़ाबुज़ा के एग्जीक्यूशनर ब्लेड के बारे में। तो अगर ये ब्लेड बैटल में टूट जाता है तो ज़ाबुज़ा अपने एनिमीज के ब्लड से इसको रिपेयर कर सकता था और ज़ाबुज़ा एग्जीक्यूशनर ब्लेड को यूज करने में इतना माहिर था कि लोग कहते थे कि ज़ाबुज़ा को कभी भी दोबारा स्लाइस नहीं करना पड़ता था जब वो किसी को मार रहा होता है।
है क्योंकि वो एक बार में उन्हें मार देता था। और तो और एग्जीक्यूशनर ब्लेड को चलाना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि ये ब्लेड काफी ज्यादा भारी था। एग्जाम्पल के लिए सुगेत्सु अपने केके गेंकाई हाइड्रोफिकेशन के साथ भी इस ब्लेड को जाबुजा की तरह लंबे समय तक नहीं यूज कर पा रहा था। तो अब बात करते हैं जाबुजा के साइलेंट किलिंग जुत्सु के बारे में, जो कि इसके सबसे पावरफुल जुत्सु में से एक है। तो सीरीज में ऐसा कहा गया है कि जाबुजा की स्किल इतनी अच्छी थी कि भले ही वो चारों तरफ से मिस्ट यानी कि कोहरे से घिरा हुआ हो, इसके बावजूद भी अगर कोई पर्सन अपनी पलक भी झपकाता था तो जाबुजा उसकी लोकेशन को जान जाता था, जो कि काफी इंप्रेसिव बात है। तो अब बात करते हैं उसके हिडन मिस्ट जुत्सु के बारे में। तो इस जुत्सु में जाबुजा वाटर रिलीज को यूज करता था जिससे कि वो उस एरिया को थिक मिस्ट से भर सके और वो अपने चक्रा कंट्रोल को यूज करके मिस्ट की थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकता था। और जाबुजा इस जुत्सु को अपने साइलेंट किलिंग जुत्सु से कंबाइन कर देता था जिससे कि उसे हरा पाना और मुश्किल हो जाता था। लेकिन इसका एक मेन ड्रॉबैक ये था कि जाबुजा का मिस्ट इतना ज्यादा थिक होता था कि वो खुद उसके अंदर के पर्सन को नहीं देख पाता था। लेकिन उसने अपनी बॉडी को ट्रेन करके उस पॉइंट पर पहुंचा लिया जहां पर वो मिस्ट के अंदर हुए छोटे से छोटे साउंड को भी ट्रैक कर लेता था, जैसे कि मुंह से सांस को बाहर छोड़ना या पलक को झपकाना। अगर आप इनमें से एक भी चीज को करते हो तो जाबुजा आपको ढूंढ लेगा। और जाबुजा अपनी साइलेंट किलिंग जुत्सु से सभी साउंड्स को सप्रेस कर देता था जो कि उसकी बॉडी प्रोड्यूस करती थी जब वो इस मिस्ट में मूव करता था। और जाबुजा अपनी इसी साउंडलेस मूवमेंट का एडवांटेज लेकर अपने टारगेट के पीछे से अटैक करके उन्हें मार देता था और इससे पहले कि उसकी बॉडी से ब्लड निकले जाबुजा अपने दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ जाता था। और सिर्फ दो जुत्सु जैसे कि ब्याकुगान, शारिंगन और रेनेगन ही इस मिस्ट के पार देख सकते थे। तो अब बात करते हैं जाबुजा के वाटर प्रिजन जुत्सु के बारे में, जिसमें कि वो अपने एनिमी को ट्रैप कर लेता था जिससे कि उनकी सभी मूवमेंट रुक जाती थी और उनके लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। और इस जुत्सु से सिर्फ किसामे ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिना किसी की मदद के छूट पाया है। तो अब बात करते हैं जाबुजा के वाटर रिलीज जाइंट वाटरफॉल जुत्सु के बारे में, जो कि तब बनता है जब जाबुजा अपने माउथ में बहुत मात्रा में वाटर चक्रा को फोकस कर लेता है। इसके बाद वो उसे शूट करता है एक एक्चुअल वाटरफॉल के फोर्स से और इससे जो डैमेज होता है वो एक नेचुरल डिजास्टर की तरह होता है। तो अब बात करते हैं जाबुजा के वाटर रिलीज वाटर बुलेट जुत्सु के बारे में। तो इस जुत्सु में जाबुजा अपने एनिमीज के ऊपर पानी की एक बड़ी धार को छोड़ता है। और अब बात करते हैं जाबुजा के लास्ट जुत्सु के बारे में, जो कि है वाटर ड्रैगन बुलेट जुत्सु, जिसमें वो अपने स्टमक में बहुत से चक्रा को कलेक्ट करता है और फिर वो उस चक्रा को अपने माउथ से शूट करता है। और जैसे ही ये होता है जाबुजा उसे मैनिपुलेट करता है एक ड्रैगन के फॉर्म में और जितना चक्रा वो इस्तेमाल करता है उतना बड़ा इस ड्रैगन का साइज हो जाता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जाबुजा एक काफी पावरफुल कैरेक्टर था। और आपके हिसाब से जाबुजा कितना ज्यादा पावरफुल था ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरी माने तो मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने पहले ही कहा जाबुजा कम से कम जोनिन लेवल के टॉप पर तो था ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।